नमस्कार दोस्तों, जीके विद पुप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इंटरव्यू गाइडेंस जो हमारी सीरीज चल रही है, आरएस इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज में, उसमें हम जो हमने कल डीएएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के दो बिंदुओं पर बात की थी। मुख्यतः नाम और डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। और हमने ये जाना था कि उस पर विभिन्न प्रकार के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनके बारे में हमने जाना था। आज हम डीओबी के अगले पॉइंट पे बात करेंगे। और अगला जो है उसमें हम जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपके पिता का नाम ये पूछा जाता है। तो हम लिख सकते हैं डी एफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और इसमें हम थर्ड पॉइंट है उसमें बात कर सकते हैं कि आपके पिता का नाम, अब पिता के नाम में अगर आपका पिता का नाम भी किसी व्यक्ति वस्तु या उससे किसी से जुड़ा हुआ है, कोई खास चर्चित व्यक्ति से जुड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पे उनके बारे में भी आपको पढ़ना है और वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। और दूसरी बात फिर आता है आपके पिता का व्यवसाय। जैसे कल आपने अपने नाम के बारे में जितनी डिटेल रखी थी, उतनी पिता के नाम से संबंधित इतनी डिटेल रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्यतः अगर कोई खास मतलब निकलता हो, और जैसे पिताजी का नाम शांति लाल हो, तो शांति या उससे शांति का नोबेल पुरस्कार या उससे कुछ पूछा जा सकता है। ऐसे मतलब ये एक सामान्य यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो पिता के नाम का कोई खास अर्थ निकलता हो तो वो थोड़ा देख लेना चाहिए। उसके एक दो पर्यायवाची या ऐसा पूछा चाहे तो क्या पता कोई बोर्ड में पूछ भी ले, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। अब पूछने वाले के मन में है कि वो क्या पूछे। फिर आता है पिता का नाम और पिता, उसके बाद पिता का व्यवसाय। पिता क्या करते हैं, हम ये कह सकते हैं व्यवसाय। अब पिता के व्यवसाय में वो एक सामान्य काम करते हैं या मध्यम वर्ग के परिवार से हैं तो कोई सामान्य से कोई काम करते हैं, खेती मजदूरी, अपनी छोटा मोटा कोई काम, या फिर नौकरी या जॉब में। अगर वो सर्विस करते हैं तो वो पूछेंगे सर्विस या जॉब यानी कि सेवा नौकरी। तो सेवा या नौकरी में ये भी पूछ ले, सेवा और नौकरी में अंतर क्या है, तो ये भी पूछ सकते हैं। और साथ ही कि वो सर्विस किस प्रकार की कर रहे हैं, डिफेंस सर्विस कर रहे हैं या कोई सामान्य जो सर्विस है, तो नॉन डिफेंस सर्विस है, टेक्निकल सर्विस है, नॉन टेक्निकल सर्विस है, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा रिलेटिव डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी रखिए, तो ये भी हो सकता है। संबंधित विभाग की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उसकी उस डिपार्टमेंट के जो रिटायरमेंट पॉलिसी है उसके बारे में, या फिर वो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं डिपार्टमेंट से या किस डिपार्टमेंट से हैं, तो उससे के हिसाब से भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर पिता के नाम के बाद माता का नाम। माता का नाम में यही व्यवसाय और माता के नाम का कोई खास अर्थ निकलता हो, कोई ऐसा कोई हो जैसे कमला देवी हो या फिर कमल, या उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमने कमल व्यक्ति के नाम से जो देखे, तो ऐसा थोड़ा बहुत हम ध्यान रख सकते हैं। और फिर माता के जो व्यवसाय है उससे बात हो सकता है, जैसे गृहिणी। सामान्यतः मध्यम वर्गीय परिवार से यह महिलाएं गृहिणी होती हैं, तो गृहिणी है, या फिर वो भी कोई जॉब में, सेवा में है, तो या जॉब में है तो वो किस सर्विस में है या किस डिपार्टमेंट में, उनसे संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और पूछे जा सकते हैं। फिर एक जैसे होता है, पूछ ही लेते हैं महिला गृहिणी के बारे में, या हम ऐसे ही जैसे बात करते हैं तो महिलाओं से संबंधित कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। ममत्व के बारे में बात कर सकते हैं कि माँ का ममत्व का कोई उदाहरण दीजिए, या मातृत्व की कोई अच्छी मिसाल दीजिए, या किसी ऐसी माता का नाम बताइए जिसने खासकर राजस्थान के संदर्भ में, यानी कि वो अगर वीर दुर्गादास के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो कहेंगे ऐसी किसी माता का उदाहरण दीजिए जो जिन्होंने अपने बेटे को स्वाभिमानी या स्वाभिमान की सीख दी, या फिर उसमें स्वाभिमान को कूट कूट के भरा है। तो ऐसे किसी अपनी माता, या ऐसी किसी माता का नाम बताइए जिन्होंने बलिदान दिया हो अपने पुत्र का, उस तो बताइए। तो ममत्व से संबंधित या ये जो क्वेश्चन बन सकती है। फिर माता से संबंधित या महिलाओं से संबंधित मातृत्व योजनाएं बिल्कुल पूछा जा सकता है। मातृत्व योजनाएं, अब वो स्वास्थ्य से संबंधित हैं या शिक्षा से संबंधित है, किसी भी प्रकार की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित पूछा जा सकता है। पन्नाधाय के बारे में पूछा जा सकता है कि उन्होंने माता ने अपना बलिदान दिया था। फिर गोराधाय जोधपुर के खास विशेष के बारे में, मेवाड़ के बारे में पूछा जाए तो पन्नाधाय के बारे में पूछा जा सकता है। और मारवाड़ के बारे में बात करें तो हम गोराधाय के बारे में पूछा जा सकता है। सामान्य वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रह सकती है इस प्रकार।
फिर माताओं से संबंधित ये कुछ योजनाएं हो सकती हैं, महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं हो सकती हैं। फिर उनसे संबंधित कुछ और, जैसे एनीमिया, जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनको एनीमिया की, खून की कमी की शिकायत रह सकती है। एनीमिया रोग, इसके लिए कौन से विटामिन की कमी, विटामिन C6, C12 या जो है उनके बारे में, B6 से B12 जो है उनके बारे में आप याद रख सकते हो, या यहाँ से ये सामान्य क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन बनने को बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन हम ये इतना ध्यान रख सकते हैं कि इतना हम तैयार करके जाएं, फिर तो वहाँ तो कोई सिलेबस नहीं है और वो पता नहीं क्या पूछ सकते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो माताओं के बारे में, यानी कि माताओं की इतिहास में कोई किसी माता का खास उल्लेख है तो उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं इसी में ही, अब जब आप डीएफ के अगले टॉपिक पे आएंगे उसमें सर्विस प्रेफरेंस, चूँकि हमने कल बात कर ली थी और उससे पहले भी हमने सर्विस प्रेफरेंस के बारे में बात कर ली थी। अब आप सर्विस प्रेफरेंस भरेंगे तो मान लीजिए आपने नाम लिख दें सेवा वरीयता, सर्विस प्रेफरेंस सेवा वरीयता, मान लीजिए तीसरा चौथा जो भी टॉपिक है। हम ये नहीं देखते हैं कि इस क्रम में ही वहाँ टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें डीएफ में होती हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपने सबसे पहले आरएस, फिर आरपीएस, फिर राजस्थान एसीएस अकाउंट सर्विस, तो ये जैसे आपने भरा उसके बाद वो पूछ लेंगे अच्छा आपने आरपीएस को ही वरीयता या आरएस को वरीयता क्यों दी, आरपीएस को वरीयता सेकंड स्थान पे क्यों रखा, या थर्ड स्थान पे अकाउंट सर्विसेज को क्यों रखा, आप किसी और सर्विस को क्यों नहीं रखें। तो इसके संबंध में आपने कोई जो भी कारण हो वो बता दो, ये उसका जो भी रीजन है। हालांकि सबसे पहले आरएस ही भरते हैं। अब देखो ऐसा तो कोई है नहीं कि सबको श्योर है नहीं मुझे तो बस एचडीएम ही सही है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता। अब अगर आके भगवान बोल दें कि बेटा आरपीएस बना दो तो वो कहेंगे नहीं बस, ऐसा तो कौन कहता, फिर भी कहते कि नहीं मुझे तो बनना है, तो एचडीएम ही बनना है, मैं पैदा ही एचडीएम बनने के लिए हुआ हूँ। पता नहीं ऐसा कोई हो इंसान, दुनिया का 8वां अजूबा। तो शायद फिर 2-3 अटैम्प्ट के बाद होता नहीं है, कहीं नंबर नहीं आता हुआ है, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता हो, फिर भगवान आके बोलते हैं कि बेटा आरपीएस बना दो, फिर वो कहेगा नहीं आरपीएस ही नहीं, आप तो एलआईडी में भी वीडियो तहसीलदार कुछ भी दे दो, बस अकाउंट सर्विस कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या कुछ भी मिल जाए, मतलब एलआईडी में भी कुछ दे दो, तो फिर वो भी हो सकता है। तो वो पूछेंगे कि अच्छा आरएस क्यों बनना चाहते हैं, तो सामान्य एक व्यक्ति ये सोचता है कि चलो कुछ कुछ तो मिलेगा। ये जो आरएस में सिलेक्ट टॉपर रहे उनका भी यही व्यू था, कोई इतना निश्चित नहीं हो सकता, और क्योंकि आरएस तो एक अनिश्चितताओं का भंवर है, इसमें कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि बस आपने तैयारी कर ली सिलेक्शन हो जाएगा, उम्मीद रहती है कि हो जाएगा, या चलो कोई कोई मैं टॉप कर लूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। अगर टॉपर को पता चल जाएगा मैं टॉप करूंगा तो फिर वो क्यों पढ़ेगा, उसको तो पहले ही पता है मैं टॉप कर लूंगा, ऐसा नहीं रहता है। और बहुत सारे टॉपर्स के बारे में हम वैसे सुनते भी हैं, वो क्या कहते हैं ये सोचा नहीं था कि मैं टॉप कर लूंगा, चाहे वो बोले आईएएस के टॉपर हो या फिर किसी भी एग्जाम के टॉपर हो। हाँ तैयारी अच्छी थी, पेपर अच्छे हुए थे, इंटरव्यू अच्छा गया, सब कुछ अच्छा था, उम्मीद थी कि हाँ चलो टॉप 25 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में इस बार जगह मिल सकती है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि टॉप कर लेंगे। तो टॉपर को भी पता नहीं होता है कि वो टॉप कर लेगा, तो इसलिए सामान्य एक व्यक्ति भरता है, सबकी प्रेफरेंस रहती है वो मतलब प्रॉपर सर्विस में एसडीएम में सोचता है कि चलो मुझे एसडीएम मिल जाए। और दूसरा कोई किसी की पुलिस में भर्ती या उसके प्रति जुनून जज्बा हो तो उनको लगता है कि चलो आरपीएस मिल जाए तो अच्छी बात है। वो शुरू से ही हो सकता है अपना पुलिस के प्रति लगाव, या वो ऑलरेडी सर्विस में हो, एलाइट सर्विसेज में हो, फिर वो देखते हैं कि पुलिस सर्विस तक पहुंचना हमने, तो वो हो सकता है। और राजस्थान अकाउंट सर्विस ये वरीयता सेवा वरीयता इस प्रकार से हैं क्योंकि इस प्रकार की सेवाएं हैं वही प्रॉपर में दे रखी होती हैं और अक्सर लोग इसी के हिसाब से करते हैं। बाकी इसमें कुछ रीजन हो सकता है, मान लीजिए आपके पिताजी पुलिस में हैं और भाई बहन या कोई पुलिस में है और आपको लगता है कि नहीं मुझे पुलिस में ही जाना है और पुलिस में भी अधिकारी बनना है, अफसर बनना है, तो आप सोचते हैं आप अपने प्रेफरेंस में आरपीएस सबसे ऊपर रख सकते हो। फिर आप एनसीसी के कैंडिडेट हो, इसमें कुछ और कंडीशन हो सकती है, एनसीसी के कैंडिडेट हो और आपका एक वो वर्दी का जो जुनून जज्बा शुरू से है, तो आप आरपीएस की तरफ आपका एक रुझान अलग ही, मतलब शुरू से ही एक स्वाभाविक आकर्षण हो सकता है। फिर जो राजस्थान एसीएस, राजस्थान अकाउंट सर्विस है या राजस्थान लेखा सेवा है, इसमें आप अकाउंट के विद्यार्थी रहे हो शुरू से और खाते वही संभालना ये आपका इंटरेस्ट हो और तो उसी में भी जा सकते हो। अब कौन, ये तो नहीं है कि सब आरएस ही बनते हैं, सब एचडीएम बनते हैं, सपना सभी का हो सकता है लेकिन सबको मिलता नहीं, और ऐसा तो ज़रूरी है नहीं जो जो उम्मीद रखते हैं सपना रखते हैं वही मिल जाए तो फिर किस बात की कमी। लेकिन ये ऐसे सपने हर किसी के साथ होते नहीं है, सबको एचडीएम सही है लेकिन सबको एचडीएम मिलता नहीं है, सबको आरपीएस सही है तो सबको आरपीएस मिलता नहीं, वो को से कोई मिलता है, और ऐसे ही सबको अकाउंट सर्विस भी नहीं मिलती है।
तो ये सभी मुख्यतः ये भरा जाता है, उसके बाद उनकी सर्विसें आप भर सकते हैं, और इसलिए सर्विस प्रेफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि स्टेट पीसीएस में इतना नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी में तो होता है। अगर आपने आईआरएस जैसे आईएएस आप भरते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद सीधा आईपीएस भरते हो, इंडियन पुलिस सर्विस, फिर सीधा अब वहाँ आप 2-3 कन्फ्यूजन होते हैं। अगर इंडियन फॉरेन सर्विस भरते हो, या इंडियन रेलवे सर्विस भरते हो, या आईआरटीएस होता है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, तो वो यूपीएससी के हिसाब से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ से सेवा वरीयता या ये जो सर्विस प्रेफरेंस है वो उसका बहुत मतलब वो कहते हैं अहमियत होती है, वहाँ एक पॉइंट पे देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी बंदे को आईपीएससी बनना है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे ऊपर आईपीएससी भरेगा पहली प्रेफरेंस। दूसरी में वो जो दिल्ली पांडिचेरी पुलिस सेवा है, डेनिप्स से नाम से जाना जाता है, मतलब यानी कि यूटीज है, यूटीज के अंदर जो पुलिस सेवा होती है उनको ये कहा जाता है। फिर हेडक्वार्टर में आर्मी हेडक्वार्टर या जो होते हैं हेडक्वार्टर सर्विसेज में, उसमें वो सीधा डिफेंस मतलब यानी कि पुलिस वाली सेवा ही ज्वाइन करेगा। तो उसका जुनून अगर वर्दी से ही है, जज्बा वही है कि नहीं मुझे तो वर्दी पहननी है या वर्दी का ही अपना है, तो वो 3 सेवाएं प्रेफरेंस में उन्हें डालेगा। और अब वो 3 अगर सर्विसेज डालता है तो उसके क्वेश्चन के भी बहुत बम्बार्डिंग होने वाली, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, आप पुलिस के प्रति इतना जज्बा था तो आप पहले कांस्टेबल क्यों नहीं बन जाते, थानेदार क्यों नहीं बन जाते थे, नीचे से ही पुलिस में एंट्री क्यों नहीं ले लेते, यानी कि मतलब आप कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल आ जाते हैं या जो भी होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेवा वरीयता है जो वो यूपीएससी में थोड़ा उसका अहमियत कुछ ज़्यादा रहती है, और वहाँ से जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे बनते हैं। यहाँ सेवा प्रेफरेंस में इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन आपके पास 1-2 तर्क होना चाहिए कि आपने ये प्रेफरेंस में क्यों भरा है, तो वो हो सकता है। फिर सेवा वरीयता के बाद में देख लेते हैं हम एक आध पॉइंट और। इसमें हो जाएगा कि अब बताइए आप कि 10th 12th या ये हो जाएगी आपने 10th कहाँ से की है, 12th कहाँ से की है, और 12th में सब्जेक्ट क्या थे, और फिर यहाँ से आ जाती है ग्रेजुएशन। 12th में क्या सब्जेक्ट थे। मान लीजिए जैसे सामान्यतः क्या होता है कि गाँव में देखा जाए, या सामान्यतः गाँव में या साधारण परिवारों में बस 10वीं पास करते हैं और थोड़े अच्छे परसेंट बन जाए, फर्स्ट डिवीजन बन जाता है, तो ये मान के बनते हैं कि बस होशियार है, इंटेलिजेंट है, उसको साइंस सब्जेक्ट दिलाओ। ये 2008 से जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था, उस समय जो इंजीनियरिंग था उसका एक अलग ही स्कोप था, और वो कहते हैं ना हर एक सब्जेक्ट के भी वो आती हैं मतलब दिन आते हैं। तो उस समय साइंस स्ट्रीम का, खासकर मैथ्स स्ट्रीम का वो जो एक अलग ही मतलब ट्रेंड था और क्रेज था, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइंस मैथ्स लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे मेडिकल का हुआ, या इसका थोड़ा क्रेज कम हो गया, कॉमर्स का भी आया अपना, तो इस वजह से अब लोग साइंस ले लेते हैं। और 12th पास करते हैं बड़ी मुश्किल से पढ़ पुढ़ के, जैसे भी 12th पास कर लेते हैं, ये सोचेगा कि बस इस बार साइंस से पीछा छूट जाएगा, और फिर वो ग्रेजुएशन में अपने आर्ट्स के या कोई सब्जेक्ट जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट लेके आगे अपनी तैयारी करते हैं। तो फिर आता है कि आपने सब्जेक्ट साइंस क्यों किया। अगर आप सब्जेक्ट इस प्रकार साइंस करते हो तो क्या हमारी सर्विस में रहोगे आप, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप आज आर्ट्स बने, कल को आप तो छोड़ के आईएएस बन के चले जाओगे। तो इसके भी एक वो कहते हैं ना तर्क आधारित क्वेश्चन है, इसके भी तर्क हैं, और वो हम तर्क देकर अपना उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि सर भारत का संविधान भी व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों में है, मैं अपनी उन्नति के लिए प्रयास करूंगा, तो मैं वहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जब मुझे मौलिक कर्तव्य है मेरे आगे बढ़ने का, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये भी हो सकता है। फिर आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ नॉलेज तो रखना ही होता है। अब मान लीजिए कोई कहता है कि साहब ग्रेजुएशन तो 5 साल पहले की थी, सोशोलॉजी का सब्जेक्ट ऐसे ही ले लिया था, पता ही नहीं था समाजशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स या जो सब्जेक्ट तो ले लिया, लोक प्रशासन था बस ले लिया था, लेकिन आपको कुछ आता नहीं उसके बारे में। तो आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आइडिया रखो, कम से कम उस सब्जेक्ट की परिभाषा ये रख सकते हैं हम, खासकर उस सब्जेक्ट का वो उसका विषय क्या है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ जो थिंकर्स है उनकी कोटेशन याद कर सकते हैं, उसकी राय या वो याद रख सकते हैं। और खास करके भारत के जो चिंतक विशेष जो आलोचक हैं उनके हैं जो वो या थिंकर्स हैं जो भी है विचारक हैं, भारत वालों के नाम याद रखने जरूरी हैं। जैसे समाजशास्त्र में जीएस घुरी है, उनका नाम याद रखना, या उनके जो भी वो हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जोगेंद्र सिंह या उनका नाम रखना चाहिए, आप बाहर के बड़े बड़े जो दार्शनिक है इतिहासकार उनकी बातें कर रहे हो, लेकिन हमारे देश के हैं उनको शायद हम उतना महत्व नहीं दे पाते, ये शायद न्याय नहीं होगा आपका। तो हम ये कह सकते हैं 12th और ग्रेजुएशन में ये उनके बात रखने की आपको ज़रूरी है। और फिर ग्रेजुएशन के कॉलेज का नाम मान लीजिए
आपके कॉलेज का जो नाम है उसके बारे में आपको डिटेल रखनी है। मान लीजिए आपका JNVU, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है, तो जयनारायण व्यास कौन थे और आपके विश्वविद्यालय के उस समय के तत्कालीन जो कुलपति वो कौन थे जब आपने ग्रेजुएशन की थी, अब वर्तमान में उसके कुलपति कौन है, ये आपसे क्वेश्चन बनने संभव स्वाभाविक रहते हैं। और अगर वो किसी व्यक्ति, कोई खास विशेष व्यक्ति के नाम से हैं आपका विश्वविद्यालय या कॉलेज, तो उनके बारे में क्वेश्चन बनने संभावित है। जैसे अब ये जोधपुर के बाद में जयनारायण व्यास आते हैं, तो अब ये प्रजामंडल आंदोलन वैसे टॉपिक बन सकते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल में इनकी क्या भूमिका थी, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते अच्छा ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो ये हो सकता है। और फिर जैसे मान लीजिए कि ये मैं लिख दूँ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, तो आपसे पूछा जा सकता है मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे, उनके बारे में बताइए। और मोहनलाल सुखाड़िया के जो क्या योगदान रहा वो आपको बताना पड़ेगा। वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे कार्यकाल तक, उनके बारे में और उनके क्या क्या वो कार्य रख सकते हैं। फिर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बारे में आपसे क्वेश्चन बनने, कब बना था, कब स्थापना हुई, गंगनहर की स्थापना कब हुई, इसका जो बनने की वो कब शुरू कब हुई, कब खत्म कब हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जा सकता है, कृषि के बारे में पूछा जा सकता है, तो कृषि विश्वविद्यालय की डिटेल आपको रखनी है। और फिर अगर एक दो नाम और लेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, या ऐसा कोई भी एक नाम जो पंडित जवाहरलाल जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय उसके बारे में, तो किसी एक व्यक्ति विशेष जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज का नाम, उसकी स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में उसके कुलपति कौन है, उस समय कुलपति कौन थे जब आपने ग्रेजुएशन की थी, तो ये और ये वो किसी व्यक्ति से नाम चर्चित व्यक्ति के नाम से हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल। बांगड़ कॉलेज, तो बांगड़ कॉलेज के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। और इस प्रकार से DEF में जो 2-3 टॉपिक आज हमने पढ़े उनके बारे में आप पूरी जानकारी रख सकते हैं और यहाँ से सामान्य क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हालांकि SRS का कोई सिलेबस नहीं है इंटरव्यू का, सॉरी, तो उसमें हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो यहाँ से आप थोड़े बहुत अभी DEF के ये जो टॉपिक है उनको थोड़ा गौर से सरसरी नज़रों से वो कहते हैं ना एक बार देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो निश्चित तौर पर RS इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें मेरे द्वारा अगर कोई जानकारी जो दी जा रही है और आपके काम आ जाए, यानी कि इससे थोड़ा बहुत ही आपको कुछ सीखने को मिलता है और आप इंटरव्यू देते हैं और आपको हेल्प मिलती है, तो हमारा प्रयास है वो सफल हो जाएगा। इसीलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।